आज के टॉपिक उपसंयोजक यौगिक 2012 से 2025 के प्रश्नों के साथ। तो मूव करते हैं हम हमारे पहले पार्ट 2012 की। तो बच्चे आपको स्क्रीन पर सारे पेपर जो है 1 बाय 1 शो होते रहेंगे। तो अभी हाल फिलहाल आपको 2012, 13 और 14 के पेपर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो 2012 का पहला प्रश्न था Ni, जो इस चैप्टर से पूछा गया, NiCl4- आयन अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4- प्रतिचुंबकीय है। VBT के आधार पर समझाइए। तो ये अपने को VBT के बेसिस पर एक्सप्लेन करना था कि NiCl4- आयन अनुचुंबकीय है। तो सेम क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी कराया था। भैया Ni पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज है तो इसका विन्यास बनेगा 3d8। ठीक है, जब Cl आयन Cl लिगैंड के रूप में ले रहे हैं आप, तो Cl एक दुर्बल लिगैंड है तो ये जोड़े नहीं बनाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दिखा देंगे, जोड़े नहीं बनाएंगे इसके। अब क्योंकि 4 Cl लगे हैं तो 4 खाली कक्षक चाहिए, तो 3d के बाद लेंगे 4s 4p, ये 4s ये 4p, और क्योंकि 4 लिगैंड है, 4 Cl हैं तो 4 खाली कक्षक चाहिए, तो 4 खाली कक्षक लिए तो संकरण बन गया sp3 और ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। पूरा बताना है बच्चे, फिर बता दूं मैं आपको। और यहां आप लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, क्योंकि 3d में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं, इसलिए NiCl4- आयन अणुचुंबकीय है। तो n बराबर 2 रख देंगे। फिर चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करेंगे, μ बराबर √n+2 पूरा करके आएंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप सीधा लिख दें कि NiCl4- आयन में Cl दुर्बल लिगैंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन के जोड़े नहीं बनते, ऐसा नहीं लिखे। वो कहते हैं VBT के आधार पर समझाइए। तो VBT के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण तक आएंगे, तो फिर लास्ट में जब हम लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े बना दोगे, संकरण DsP2 बनेगा इसमें, और इसका चुंबकीय आघूर्ण आएगा 0, इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा √8। ठीक है, 2.89 के आसपास इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा और उसका चुंबकीय आघूर्ण आएगा 0। तब आप लास्ट में लिखें कि NiCl4- आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.89 bm है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए ये अणुचुंबकीय है। जबकि NiCN4- का चुंबकीय आघूर्ण 0 है, NiCN4- का चुंबकीय आघूर्ण 0 है, अर्थात इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय है। क्लियर, समझ गए हैं? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलते आगे। निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए, जिसमें से पहला संकुल आपको दिया गया COEN की ट्वाइस Cl2। तो ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर चलें, ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर चलें, तो पहले उदासीन वाला लिख लें। इसके 2 के लिए 20 लगाएंगे, 2 के लिए 20 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लिगैंड के नाम में डाई आ गया, एथेन 1,2 डाईएमीन। लिगैंड के नाम में डाई आ गया तो फिर 2 के लिए 20 लगता है, 20 एथेन 1,2 डाईएमीन। फिर Cl के लिए क्लोरिडो बोला जाता है, 2 Cl लगे हैं तो डाईक्लोरिडो। फिर धातु आ गया कोबाल्ट, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन अवस्था आ जाएगी सेकंड, कोबाल्ट सेकंड। ठीक है, उसके बाद अगले पर चले अगर K3FeCN6, K3FeCN6 इसका कॉमन नेम भी कर लेना बच्चे, इसका कॉमन नेम भी कर लेना। इसका कॉमन नेम मैं बता दूं आपको। देखो 2 संकुल होते हैं, एक तो होता है K3FeCN6 और एक होता है K4FeCN6। इन दोनों के कॉमन नेम भी आपको आने चाहिए। ठीक है, कई बार पेपर में कॉमन नेम दे देता है, तो ये दोनों कॉमन नेम से भी कर लेना। K3FeCN6 ये होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम
फेरिसाइनाइड, इसका जो कॉमन नेम है वो पोटेशियम फेरिसाइनाइड है और इसका कॉमन नेम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। K4FeCN6 का कॉमन नेम है ये, IUPAC नहीं। हालांकि पेपर में पूछता IUPAC है, पर कई बार यूं देते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड का IUPAC नाम लिखो, ठीक है, तो फिर अपने को इसका लिख के आना है इसका। तो ये इसके कॉमन नेम भी ध्यान रखना, K पोटेशियम है, CN साइनाइड है। सिर्फ याद तो यही रखना है कि ये फेरी है और ये वाला फेरो है। फेरी क्यों बोला गया मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्योंकि इसमें Fe पर +3 आवेश है और इसमें Fe पर +2 आवेश है, ठीक है। इसमें Fe पर +3 आवेश निकलेगा और इसमें आप Fe पर निकालेंगे तो +2 आवेश निकलेगा। तो जो ज्यादा आवेश होता है ना उसके लास्ट में इक लगता है, मतलब ये फेरिक है, फेरिक। तो फेरिक से लिया हुआ है फेरी, फेरी वर्ड जो है वो फेरिक से लिया हुआ है। तो K3FeCN6 में K3FeCN6 में Fe+3 है। Fe+3 का मतलब फेरिक है, फेरिक। फेरिक है तो फेरिक से उठाया गया है फेरी, ठीक है। तो चलिए अब नाम देख लेते हैं, इसका IUPAC नेम करना है। तो K का आ गया पोटेशियम, ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर हेक्सासाइनो, और क्योंकि ब्रैकेट माइनस का है तो फेरेट, और धातु की ऑक्सीकरण अवस्था ब्रैकेट में आएगी 3rd। तो पोटेशियम स्पेस छोड़ के हेक्सा साइनो, Fe का फेरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीकरण अवस्था 3rd। पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3rd, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 3rd। चलिए आगे देखते हैं। उभयदंती लिगैंड का एक उदाहरण लिखिए। तो उभयदंती लिगैंड का एक उदाहरण है CN-, दूसरा NO2-, जो भी आप लिखे। बताइए कि यह क्यों उभयदंती लिगैंड कहलाता है। बताइए कि यह क्यों उभयदंती लिगैंड कहलाता है। तो क्योंकि इसमें 2 दाता परमाणु हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ उपसहसूचक बंध बना पाता है, इसलिए यह उभयदंती लिगैंड कहलाता है। जैसे आप दिखा भी दें, MCN, M यानी मेटल धातु, और फिर नीचे दिखा दें MNC, तो क्लियर हो रहा है कि इसमें उपसहसूचक बंध C बना रहा है और इसमें उपसहसूचक बंध N बना रहा है। ये शो भी कर दे भले। तो क्या कहता है, उभयदंती लिगैंड का एक उदाहरण लिखिए CN-, तथा बताइए कि यह क्यों उभयदंती लिगैंड कहलाता है। तो क्योंकि इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ उपसहसूचक बंध बनाता है, इसलिए ये उभयदंती लिगैंड कहलाता है। क्लियर। चलते हैं आगे। संकुल K3FeC2O4 की थ्राइस में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब प्राथमिक संयोजकता। ऑक्सीकरण संख्या जो है वर्नर थ्योरी में, वर्नर सिद्धांत में प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। तो यहां Fe जो है ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +3 है, +3 x मान के सोल्व कर लेंगे। तथा उपसहसंयोजन संख्या जो है वो वर्नर सिद्धांत में द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। तो एक C2O4 2 बंध बनाता है, तो 3 C2O4 जो है वो 6 बंध बना देंगे, तो उपसहसंयोजन संख्या 6 आ जाएगी। इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या +3 तथा उपसहसंयोजन संख्या 6 आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट कहता है समपक्ष COEN की ट्वाइस Cl2। तो समपक्ष COEN की ट्वाइस Cl2, इसका समपक्ष रूप बनाना है अपने को। तो कैसे बनाएंगे, CO 6 बंध बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, बीचों बीच कोबाल्ट लगा देंगे, 6 बंध बना रहा है ये। Cl2 मतलब समपक्ष रूप बनाना है, समपक्ष रूप। तो हमने दोनों Cl सेम साइड में लगा दिए। अब En जो है वो द्विदंतुक लिगैंड है, मतलब एक En 2 बंध बनाता है,
तो दो बंधों से आपने बच्चे एक EN जोड़ देना है, दो बंधों से एक EN जोड़ देना है, फिर दो बंधों से एक EN जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा, ये संरचना बन जाएगी इसकी। ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, सिंपल सी बात है बच्चे कि EN जो है वो दो बंध बनाता है, तो दो बंधों से आप एक EN जोड़ दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। वह फलकीय CONH3 की थ्राइस NO2 की थ्राइस, मतलब फलक समावेवी बनाना है इसका। तो फलक समावेवी का मतलब है सेम लिगेंड सेम फलक पर होते हैं। तो हम लोग फिर 6 बंध बना रहे हैं CO, 6 बंध दिखाएंगे CO के 6 बंध दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये CO। NH3 की थ्राइस मतलब 3 NH3 लगे हैं, 1 2 3, कंटिन्यू लगा दे 3, 1 2 3, फलक समावेवी बन जाएगा, कंटिन्यू लगा दे बस 1 2 3। ठीक है, अब 3 NO2 लगे हैं, तो NO2 NO2 NO2। ठीक है, तो ये बन गया CONH3 की थ्राइस NO2 की थ्राइस, ये फलक समावेवी बन गया। अब अगर फलक शो करना चाहते हैं तो फलक शो भी कर दे, सेम लिगैंड जो है वो मिला दो, ये एक फलक बन गई। हाईलाइट करना है तो कर दो, इधर से भी सेम लिगैंड मिला दो, तीनों NO2 मिला दो, ये फलक बन गई। तो ये फलक दिखा भी सकते हैं हम लोग, तो ये फलक समावेवी बन गया। संरचना देनी थी, तो इसका तो समकक्ष बना दिया और इसका फलक बना दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, धातुओं के शुद्धिकरण में उपसय सूचक यौगिकों का अनुप्रयोग। अब देखो बच्चे, मैंने आपको अनुप्रयोग पूरी डिटेल में करवाए थे ना, पूरी डिटेल में करवाए थे, तो उसका बेनिफिट बच्चे क्या रहता है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज को आप हल्के में मत लेना, ये मत सोचना यार ये तो अनुप्रयोग है, इससे क्या प्रश्न निकलना है ना। कई बार क्या होता है, अपने बड़ा लाइटली ले जाते हैं कि यार अनुप्रयोग थोड़े थोड़े पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कौन सा इसमें से प्रश्न निकलेगा। प्रश्न देखो उसने कितना बढ़िया बना के रखा, क्या कहता है, धातुओं के शुद्धिकरण में उपसय सूचक यौगिकों का अनुप्रयोग एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा हमने एक उदाहरण लिया था Ni अशुद्ध, मैंने आपको पूरा समझाया था, प्लस 4CO इक्वल टू NiCO4, ये वाष्पशील संकुल बन गया। फिर इसको जब गर्म करते हैं तो ये टूटता है Ni प्लस 4CO में, ये शुद्ध Ni है, ये पूरा समझाया था ना। तो यही अनुप्रयोग जो हमने लेना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अशुद्ध धातु को संकुल यौगिक में बदलकर, अशुद्ध धातु को संकुल यौगिक में बदलकर फिर उसे पुनः तोड़कर गर्म किया तो टूट गया, शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। तो संकुल यौगिक बनाया हमने बीच में, तो उपसय सूचक यौगिकों का अनुप्रयोग आ गया। समझाया था आपको पूरी डिटेल में, है ना। उदाहरण, अशुद्ध निकिल की क्रिया CO से करवाने पर NiCO4 बनता है, और आपको यह भी बताया हुआ है कि NiCO4 ही क्यों बनता है ना। तो धातु कार्बोनिल यौगिक वाला टॉपिक आप देखें, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको बकायदा बताया कि Ni के साथ 4 कार्बोनिल ही क्यों जोड़ते हैं। हर चीज का रीजन है बच्चे, कोई भी चीज ऐसे नहीं बनी है, हर चीज के पीछे रीजन है। तो हम लोग क्या है, केमिस्ट्री हमें क्यों बोर लगती है, केमिस्ट्री क्यों हार्ड लगती है, क्योंकि हम उस रीजन को जाने नहीं, उस रीजन को समझे नहीं। तो फिर कॉमन सी बात है, हम रट्टा मारेंगे तो फिर अपने को लगेगा यार कहीं तो 4 तो जोड़ देता है, कहीं 6 जोड़ देता है यार, कहीं 3 जोड़ देता है, कहीं 2 जोड़ देता है, अपनी मर्जी से जोड़े जा रहा है। अपनी मर्जी से नहीं जोड़े जा रहा, हर चीज के पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो NiCO4 बन गया। अब इसको गर्म किया तो फिर टूट गया ये Ni प्लस 4CO में, लेकिन इस बार जो Ni बना वो बिल्कुल शुद्ध Ni था। तो ये एग्जाम्पल हमने पूरी डिटेल में मैंने आपको अनुप्रयोग करवाए हैं। अनुप्रयोग वाला वीडियो जरूर देखें आप। एप्लीकेशन से, अनुप्रयोग से मैं फिर बता दूं आपको
100%, मैं ये नहीं कहूंगा इस चैप्टर से, हर चैप्टर के अंदर लगभग अनुप्रयोग दिए हुए हैं, किसी ना किसी चैप्टर से अनुप्रयोग का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आने वाला है, 100% आने वाला है। तो इसलिए अनुप्रयोग को आप लाइटली मत लीजिए। आप ये मत सोचें कि अनुप्रयोग बड़ा आसान सा काम है या इसमें से कौन सा प्रश्न आना है, ऐसा नहीं सोचे बिल्कुल भी, ठीक है, करें उसको। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है, उपसर्ग संयोजन यौगिक AgNH3 की ट्वाइस और फिर दिया AgCN की ट्वाइस का IUPAC नाम लिखिए। हालांकि ये आ गया बच्चे, लेकिन ये अगर आप बोर्ड का सिलेबस देखें ना, केमिस्ट्री का सिलेबस अगर हम देखें तो उसमें साफ लिखा है एक नाभिकीय मतलब जिसमें एक ब्रैकेट होएगा, एक धातु लगा होगा, उनका IUPAC नामकरण पूछा जाएगा। लेकिन चलो पूछ लिया तो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, AgNH3 की ट्वाइस ब्रैकेट बंद, फिर AgCN की ट्वाइस ब्रैकेट बंद, ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। अब Ag पर आवेश कैसे निकालेंगे? पहली चीज तो ये देख लिया करो कि इस ब्रैकेट के नीचे कोई संख्या नहीं लगी, जैसे 2, 3, 4 कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, इस ब्रैकेट के नीचे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको, जैसे यूं आ गया, देखो क्योंकि जब कर रहे हैं तो बिल्कुल ढंग से करें, है ना, बात समझे। वैसे पेपर में कम चांस है ही आए, पर हमें आना चाहिए, फिर जब हम कर रहे हैं तो आना चाहिए। जैसे ये आ गया, देखो CrC2O4 थ्राइस, यहां आ गया पैर में इसके 2, और एक मिनट रुके, यहां C2O4 नहीं आएगा, EN आएगा, EN उदासीन जोड़ेंगे, ठीक है। जब कर रहे हैं ना अपने तो ढंग से करें। EN की थ्राइस पूरा ब्रैकेट बंद, पैर में 2, FeCN6 इसके पैर में आ गया थ्राइस, ऐसे आ गया, है ना। तो हम मेन बात यह कि धातु पर आवेश निकालना होता है। इसके पैर में कुछ भी नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, और यहां 2, 3 ये हैं, ठीक है। दोनों केस क्या रहेंगे बच्चे, ध्यान रखना, जब कुछ नहीं है ना तो इसका मतलब इस ब्रैकेट पर और इस ब्रैकेट पर आवेश समान है परंतु विपरीत है। जैसे इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, प्लस माइनस 0 हो गया, है ना। इस पे +2 हो सकता है, इस पे -2 हो सकता है, +2 -2 0 हो जाएगा, समझ गए, बराबर होगा आवेश हमेशा। अगर पैर में कुछ भी नहीं आया ना तो आवेश हमेशा बराबर होगा, ठीक है। पहली बात क्लियर, आवेश बराबर है तो वो बराबर आवेश निरस्त हो जाते। लेकिन इनके पैर में 2 या 3, जिनके पैर में 2 या 3 लगाया मैंने, अगर ऐसा केस आ जाता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे? ये जो पैर वाला 2 होता है ना, एक्चुअल में इसके ऊपर से आता है, यहां से, मतलब FeCN6 -2 था, ये माइनस, यहां 4 कर दे, 4 आएगा, 4 FeCN6 -4 था ये, और ये वाला पैर में जो 3 है ये इसके ऊपर आ जाएगा, CrEN की थ्राइस +3, ये इसके पैर में जो लगा है वो इसके ऊपर का है, और इसके पैर में जो लगा है वो इसके ऊपर वाला है। फिर हम x मान के सोल्व कर सकते हैं, x मान के आप आराम से निकाल सकते हो, समझ आ गई बात। अगर पैर में लगा है तो वो ऊपर ले जाएंगे, फिर आपका आवेश आराम से निकल जाएगा, क्लियर। और जब ये केस आ जाए, जब पैर में कुछ भी नहीं लगा, तो आपको फिर थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है? जैसे ये दिया मेरे को AgNH3 की ट्वाइस, AgCN की ट्वाइस, तो एक नॉर्मल सी बात है, Ag पर बच्चे हमेशा +1 आवेश होता है। Ag पर या तो 0 होगा या +1। अब 2 ब्रैकेट जोड़े हैं ना, तो इट मीन अंडरस्टूड है कि +1 नहीं है, क्योंकि वो आवेशित है। Ag पर 0 या +1 आवेश ही होता है। आप सोल्व करके देखें x मान के, तो +1 नहीं आएगा, ठीक है। आप सोल्व करेंगे तो +1 ही आएगा, समझ आ गई बात। आप करके देख लें भले Ag का x, क्योंकि आवेश बराबर है, NH3 का 0, x +0, फिर Ag का x, फिर CN का -2,
तो 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x बराबर प्लस 2, तो x बराबर प्लस 1। एजी पर प्लस 1 आवेश यहां आएगा, एजी पर प्लस 1 आवेश आएगा। ब्रैकेट में वही काम करना है पीछे से आगे की ओर। डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, क्योंकि ये ब्रैकेट प्लस का है, तो डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, पहले वाले ब्रैकेट को पहले लिख दे। अब दूसरा ब्रैकेट चालू हो गया तो ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, क्योंकि अब ब्रैकेट माइनस का है, जब ब्रैकेट माइनस का है तो एजी को अर्जेंटेट कहा जाएगा। तो इस ब्रैकेट का नाम पहले लिख दे और इस ब्रैकेट का नाम बाद में लिख दे, जो पहले आया पहले लिख दे, जो बाद में आया बाद में लिख दे। तो ये हो जाएगा डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट, ये हो जाएगा डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है द्विलवण मतलब द्विक लवण व संकुल लवण में अंतर समझाते हुए, तो द्विलवण और संकुल लवण में अंतर समझाते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो द्विलवण की एक सिंपल सी बात होती है, द्विक लवण की एक सिंपल सी बात होती है कि द्विक लवण जो होते हैं वो अपने आयनों में टूटते हैं, जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटते हैं। द्विक लवण जलीय विलयन में अपने आयनों में टूटते हैं, और जबकि संकुल लवण जो होते हैं वो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित नहीं होते। अब उदाहरण देना है, तो द्विक लवण का उदाहरण मोर लवण FeSO4 डॉट NH4 की ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये द्विक लवण हो गया। और संकुल लवण का उदाहरण कोई भी एक पेपर से ही देख लेना, आपको कोई ना कोई सूत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई ना कोई सूत्र लिखा हुआ मिल जाएगा। लवण लिखना है ना तो प्लस माइनस वाला होना चाहिए, जैसे इसके बाद प्लस लगा है तो ब्रैकेट माइनस है, तो पेपर से ही अगर आपको नहीं लिखना आ रहा ना और ऐसा प्रश्न आ गया है तो आप पेपर में ही देख लेना, कोई ना कोई सूत्र आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, तो वहां से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो द्विलवण और संकुल लवण में अंतर समझाते हुए, तो द्विलवण जो होते हैं वो दो साधारण लवणों से बने होते हैं तथा जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित होते हैं। संकुल लवण जो होते हैं वो साधारण लवणों से तो बनते हैं पर जल में वियोजित नहीं होते। तो फिर एग्जाम्पल दे देना है, द्विलवण का एग्जाम्पल मोर लवण आ जाएगा, संकुल लवण का एग्जाम्पल आप पेपर में ही देख लेना, नहीं तो एक आधा सूत्र तो वैसे याद ही होता है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। नहीं तो बनाने भी आपको सिखाए हैं, जैसे कोबाल्ट के साथ 6 लिगैंड जोड़ने, तो आप 6 उदासीन जोड़ लो और इसमें +3 मानना है, ब्रैकेट +3 होगा, 3 Cl जोड़ दो, ये लो बन गया सूत्र। बनाने भी सिखाए हैं आपको कैसे बनाने। चलिए आगे चलते हैं। 2015 में प्रश्न आया CrH2O4Br2Cl के आयनन समावेवी का सूत्र लिखिए। आयनन समावेवी लिखना है, तो आयनन समावेवी कैसे लिखेंगे? एक Cl अंदर ले जाएंगे, एक Br बाहर निकाल देंगे। बताया था आपको, अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर कर दो, अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर कर दो तो आयनन समावेवी बन जाते हैं। बताई थी बात आपको, है ना। तो आप एक Cl को अंदर जाने दो और Br को बाहर कर दो, तो ये बन जाएगा CrH2O4BrCl। अब एक Cl अंदर ले गए और Br बाहर कर दिया, बस ये आयनन समावेवी बन गया। बताया था आपको आयनन समावेवी कभी भी बनाना, अंदर वाला बाहर बाहर वाला अंदर, हो जाएगा काम। चलिए अगला कहता है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड उपसय सूचक यौगिक का सूत्र लिखिए। मर्क्यूरी यानी Hg+2, मर्क्यूरी Hg+2 हो गया। अब लिगैंड चालू हो गया, टेट्राथायोसाइनेटो मतलब ब्रैकेट चालू हो गया। लिगैंड जहां से शुरू होते हैं ना, ब्रैकेट वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। जहां से लिगैंड शुरू होंगे ब्रैकेट वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ब्रैकेट में हमें पीछे से आगे की ओर चलना है। तो अब कहता है कोबाल्टेट थर्ड मतलब कोबाल्ट लगाया, थायोसाइनेटो मतलब SCN, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4। अब आवेश सोच ले, उसने कहा था कोबाल्टेट पे +3 है तो कोबाल्ट पे +3 लगा दिया, थर्ड कहा था उसने। SCN पे होता है -1। अब SCN 4 लगे
तो ये हो गया माइनस का 4, प्लस का 3, माइनस 4 ब्रैकेट पर आया माइनस का 1, तो ये बन गया Hg प्लस 2 CO SCN4 माइनस 1। अब आपको समझाया हुआ है कि इसका आवेश इसके पैर में और इसका आवेश इसके पैर में लिख देना है। तो इसके ऊपर तो एक ही है, तो Hg के पैर में तो एक ही आएगा, Hg के पैर में तो एक ही आएगा। अब Hg के ऊपर 2 है तो इसके पैर में 2 आएगा, तो CO SCN4 की ट्वाइस, ये सूत्र बनेगा। बहुत बढ़िया सूत्र दिया था ये, और काफी बच्चों का गलत था, काफी बच्चों का ये काम जो था वो गलत था करते समय, क्योंकि हम लोग पहली बात तो थायोसाइनेटो को बेचारे को इतनी तवज्जो नहीं देते। हम लोग लिगैंड जो फोकस करते हैं एक्वा, एमीन, क्लोरिडो, साइनो, ये ज्यादा फोकस करते हैं। कार्बोनिल उसने दे दिया थायोसाइनेटो, यही उलझ गए, ठीक है। और बाकी थायो वर्ड मैंने आपको बताया भी था, थायो वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए आता है। जैसे देखो एल्कोहल होता है ROH, थायो एल्कोहल बनाना है तो RSH, थायो वर्ड आ गया मतलब सल्फर आएगा। थायो यानी सल्फर, साइनेटो मतलब साइनाइड वाला लिया हुआ है, CN है ना, थायोसाइनेटो SCN बन जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो +2 है ये इसके पैर में जरूर ले जाना। ये गलती बच्चे ज्यादातर करके आए थे, तो खामियाजा भी उसका भुगतना पड़ा था, खैर क्योंकि नंबर तो कटते ही। चलिए आगे, आगे क्या कहता है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि NiCN4-2 एक निम्न परचक्रण संकुल आयन है। एक निम्न परचक्रण मतलब इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग वही बात करेंगे, Ni पे यहाँ +2 है तो 3d8, ठीक है, 3d8 है तो 3d8 बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे 3d में। उसके बाद Cn लिगेंड है तो जोड़े बना देंगे इलेक्ट्रॉन के, जोड़े बनाने के बाद सारा संकरण DsP2 निकाल देंगे, चुंबकीय प्रकृति निकाल देंगे और लास्ट में लिख देना, क्योंकि इस संकुल आयन में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है, तो इसलिए यह चक्रण युग्मित संकुल अर्थात निम्न परचक्रण संकुल है, निम्न परचक्रण संकुल है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनाने के बाद लास्ट लाइन आपको लिखनी है, बाकी प्रॉपर अपनी बुक में कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है जो निम्न परचक्रण संकुल को बताता हो। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है। होमोलेप्टिक मतलब जिसमें सारे लिगैंड एक जैसे होते हैं, तथा हेट्रोलेप्टिक मतलब जिसमें अलग अलग लिगैंड होते हैं। संकुल वाले यौगिकों को अलग अलग कीजिए। तो होमोलेप्टिक जिसमें सेम लिगैंड होते हैं, तो इसमें 6 के 6 लिगैंड CN है, तो ये होमोलेप्टिक है, ये होमोलेप्टिक का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखोगे चारों के चारों लिगैंड सेम है, ये भी होमोलेप्टिक है। सामने नाम ही तो लिखना है, सूत्र लिखा बराबर में लिख दिया होमोलेप्टिक, सूत्र लिखा ब्रैकेट में दिया हेट्रोलेप्टिक। अब ये देखो इसमें 5 तो अमोनिया है, 5 NH3 लगे हैं, एक लिगैंड कार्बोनेट है, तो ये हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल हो गया। इसमें 2 अमोनिया, एक Cl, एक NO2, तो ये भी हेट्रोलेप्टिक का एग्जाम्पल हो गया। तो ये दोनों हेट्रोलेप्टिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला कहता है TiH2O6+3 संकुल के बैंगनी रंग की व्याख्या। TiH2O6+3 संकुल के बैंगनी रंग की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर कीजिए। तो ये हमने पढ़ा था, विलगित अवस्था में जब Ti+3 होता है तो उसका विन्यास 3d1 होता है। जब संकुल बनता है तो D कक्षक 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर टूट जाते हैं। संकुल जब बना तो D कक्षक 2 भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर टूट गए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सामान्य अवस्था में T2G1 Eg0। जब हमने इस संकुल पर दृश्य प्रकाश 498 नैनोमीटर यानी हरे रंग का प्रकाश गिराया तो ये उत्तेजित अवस्था में आ गया, और उत्तेजित अवस्था में जो विन्यास बना वो बना T2G0 Eg1। और जब ये संकुल वापस अपनी सामान्य अवस्था में आएगा तो हरे के पूरक बैंगनी का उत्सर्जन करेगा, इसलिए ये संकुल बैंगनी रंग का दिखाई देगा। तो ये बातें हमने पढ़ी हुई हैं सारी और फुली डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो सबसे पहले तो यही लिखना है, विलगित अवस्था में Ti+3 का जो विन्यास होता है वो 3D1 होता है। जब संकुल बनता है तो डी कक्षक दो भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों पर विपाटित हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Ag में। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन T2G में प्रवेश करता है, यानी सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 Eg0 होता है। जब इस संकुल पर दृश्य प्रकाश गिराया जाता है तो यह संकुल उसमें से 498 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अर्थात हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित अवस्था में Eg में चला जाता है, यानी उत्तेजित अवस्था में विन्यास T2G0 Eg1 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना ही डी संक्रमण कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उत्तेजित अवस्था से वापस अपनी सामान्य अवस्था में आता है तो अवशोषित प्रकाश के पूरक यानी हरे रंग के पूरक अर्थात बैंगनी रंग का उत्सर्जन करता है, इसलिए ये संकुल हमें बैंगनी रंग का दिखाई देता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है 2017 में बड़ा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। क्वेश्चन क्या था, वर्नर सिद्धांत में प्रस्तावित धातु की प्राथमिक बोले तो ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वह द्वितीयक संयोजकता का मतलब उपसह संयोजन संख्या या उपसह संयोजक संख्या, जो भी लिखे आप कोई फर्क नहीं पड़ता, को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्राथमिक संयोजकता, लिखेंगे वर्नर सिद्धांत के अनुसार धातु की ऑक्सीकरण संख्या अर्थात धातु पर आवेश ही उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाता है। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता। वर्नर सिद्धांत के अनुसार धातु जितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है अर्थात जितने एक दंतुर लिगैंडों से जुड़ा होता है वो उसकी द्वितीयक संयोजकता कहलाता है। उपसहसंयोजक संख्या की परिभाषा लिख देनी है आपने। चले आगे, क्या कहता है अगला, कहता है CONH6Cl3 में कोबाल्ट की प्राथमिक, तो कोबाल्ट पर आवेश निकाल लेंगे, +3 आ जाएगा। तो संयोजकता सीधा प्लस माइनस मत लगाया करो, संयोजकता में सीधा लिख दिया करो 3 तो भी सही है। प्राथमिक संयोजकता 3। द्वितीयक संयोजकता जितने उपसहसंयोजक बंध बना रहे, तो ये 6 उपसहसंयोजक बंध बना रहा है तो द्वितीयक संयोजकता 6 आएगी, द्वितीयक संयोजकता 6 आएगी। तो प्राथमिक संयोजकता 3 और द्वितीयक संयोजकता 6। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है NiCO4 व CrCO6 का संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो NiCO4 में sp3 संकरण है, sp3 संकरण है तो इसकी चतुष्फलकीय आकृति होती है। तो चतुष्फलकीय बनाना है इसको ऐसे, ये बन गया NiCO4, चतुष्फलकीय बनाना है। CrCO6 6 लिगैंड जुड़े तो अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय बनाओगे, कैसे बनाओगे, एक वर्ग बना के बीचों बीच 6 लिगैंड जोड़ने, 4 तो इस वर्ग के कोने से होते और एक वर्ग के ऊपर और एक वर्ग के नीचे, सेंटर में Cr, बाकी सारे कॉर्नर पर CO, C भी बड़ा और O भी बड़ा, कार्बोनिल लिगैंड जोड़ देना। ये बन गई संरचनात्मक सूत्र। सहक्रियाशीलता बंधन को दर्शाने वाला कार्बोनिल संकुल का चित्र बनाइए। तो जो हमने बनाया था M धातु, ये धातु के रिक्त संकृत कक्षक है, ये धातु के भरे हुए असंकृत डी कक्षक हैं, ये भरे हुए हैं ये वाले। डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, तो द्विडंबलाकार आकृति में एक डी दिखा दिया जो असंकृत है, संकृत खाली दिखा दिया। कार्बोनिल लिगैंड लेना है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक है, एक कक्षक ऐसा दिखाना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, बाकी खाली दिखाने, आबंधी या प्रतिबंधी कक्षक खाली होते हैं इसके, बताया था आपको। आबंधी या प्रतिबंधी कक्षक जो खाली है, सबसे पहले लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन देता है और सिग्मा बंध बनाता है, जिससे धातु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। धातु बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करने के लिए अपने भरे हुए असंकृत कक्षकों के इलेक्ट्रॉन
लिगैंड के रिक्त आबंधी या प्रतिबंधी कक्षकों में दान कर पाई बंध का निर्माण करता है। तो ये चित्र बन जाएगा सह क्रियाशीलता बंधन का, बड़ा सिंपल सा चित्र है। चलिए आगे, बंधन तथा अथवा में आया था, अथवा में बंधन तथा आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। बंधन तथा आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। तो बंधन समावयवता क्या होती है? उभय तंतु लिगैंड के कारण उत्पन्न समावयवता बंधन समावयवता कहलाती है। उभय तंतु लिगैंड में दो दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाता है। तो दोनों समावयवियों में जो दो समावयवी बनाएंगे उसमें धातु के साथ अलग अलग दाता परमाणु जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल CO NH3 NO2, तो एक में तो N जोड़ दिया, ओवरऑल चार्ज लगा दिया +2, क्योंकि CO पे +3 NO2 पे -1, तो +2 बचा दिया। और अगला संकुल जब इसका बनाओ एग्जांपल के तौर पर, तो CO NH3 ONO +2, तो ये दिख रहा है कि इसमें दाता परमाणु N है और इसमें दाता परमाणु O है। तो उभय तंतु लिगैंड के कारण उत्पन्न समावयवता बंधन समावयवता या बंधनीय समावयवता कहलाती है। और उभय तंतु लिगैंड में दो दाता परमाणु होते हैं, अतः दोनों समावयवियों में अलग अलग दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है। तो इस समावयवी में देखोगे तो N धातु के साथ बंध बना रहा है, इस समावयवी में देखोगे तो O धातु के साथ बंध बना रहा है। चले आगे क्या कहता है अगला, इसी में ही कहता है आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। देखो परिभाषा भी आ गई है ना, आयनन समावयवता को परिभाषित कीजिए। तो वे संकुल जिनके सूत्र समान है, वे संकुल जिनके सूत्र समान है परंतु वो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं। वे संकुल जिनके सूत्र समान होते हैं परंतु जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उन्हें हम आयनन समावयवी कहते हैं। तो वे संकुल जिनके सूत्र समान होते हैं परंतु वे जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दोगे, CO NH3 Br बाहर SO4 लगा दिया, एक समावयवी ये बन गया। एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, SO4 को अंदर कर दोगे, Br को बाहर कर दोगे, ये समावयवी बन जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा समावयवी बना दोगे, SO4 अंदर Br बाहर। क्लियर? चलते आगे, क्या कहता है अगला प्रश्न, CO NH3 CrCN6 द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समावयवता का नाम लिखिए। तो जिसमें दो बड़े ब्रैकेट लगे हुए आ जाएं, एक सूत्र दिया और दो बड़े ब्रैकेट लगे हों, तो वो समन्वयी समावयवता या उपसहसंयोजन समावयवता होती है। जिसमें दो बड़े ब्रैकेट लगे हों वो समन्वयी समावयवता या उपसहसंयोजन समावयवता होगी। अगला प्रश्न, TiH2O6+3 संकुल में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। कैसे दर्शाओगे ये, कैसे दर्शाएंगे हम? अब ऐसे दर्शाएंगे, देख लो, TiH2O6+3 तो यूं दिखाएंगे हम, ये है TiH2O6+3, इसके डी कक्षक विपाटित हो गए T2G में और EG में। सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G में होता है, तो यहां लिखेंगे TiH2O6+3 सामान्य अवस्था T2G1 EG0, डी संक्रमण वाली घटना दर्शानी। अब इस पर दृश्य प्रकाश गिराया 498 नैनोमीटर का, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, तो उत्तेजित हो गया तो T2G से निकलकर कहां चला गया, EG में। T2G से निकलकर EG में, ये लिखोगे यहाँ T2G, यहाँ लिखोगे EG, ठीक है। और नीचे दिखाओगे उत्तेजित अवस्था TiH2O6+3 उत्तेजित अवस्था T2G0 EG1, तो ये संक्रमण दर्शा दिया हमने, ठीक है। अब क्या कहता है, TiH2O6+3 संकुल में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण होने वाली घटना का नाम लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है उस घटना को हम DD संक्रमण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का T2G से निकलकर EG में जाना DD संक्रमण कहलाता है, तो घटना हो जाएगी DD संक्रमण।
चलें आगे चलते हैं, क्या कहता है 2018 के पेपर में क्या पूछा गया हमसे वो देखते हैं। संकुल का IUPAC नाम लिख दोगे, पहले पोटेशियम ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट थर्ड, Fe की ऑक्सीजन अवस्था निकालोगे तो फेरेट थर्ड आएगा। चले आगे, संयोजकता बंध सिद्धांत यानी VBT के आधार पर संकुल की ऑक्सीकरण अवस्था, तो कोबाल्ट पे +3 आवेश है। संकरण पूरा करोगे, ये 3d6 4s0 हो गया, फिर 3d6 दिखाओगे, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ये 3d, फिर 4s खाली है, 4s खाली है। अब F6 लगे हैं, इसमें F6 लगे तो 6 खाली कक्षक चाहिए, तो S खाली है। अब F दुर्बल लिगैंड होता है तो जोड़े नहीं बनाएगा, जोड़े नहीं बनाएगा तो 3p ले लिए और फिर अगले d लेने पड़ेंगे, 5d ले लेंगे अगले, 4d, तो 4s 4p 4d, तो संकरण आ जाएगा sp3d2, sp3d2 संकरण। फिर संकरण से संकरित कक्षक sp3d2 संकरित कक्षक, उनमें लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन दान कर धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। और फिर संकरण पता लग गया sp3d2, फिर ज्यामिति अष्टफलकीय हो जाएगी। फिर चुंबकीय प्रकृति, क्योंकि 3d उपकोष में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यानी n बराबर 4, अतः ये संकुल अणुचुंबकीय है। इसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना म्यू बराबर √n+2, n का मान 4 रख के करके आओगे पूरा, ठीक है, तो √24 आ जाएगा, √24 आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे, तो क्या कहता है अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में जो पूछा गया, द्वितंतुक लिगैंड का कोई एक उदाहरण, एथेन 1,2-डाइएमीन ऑक्जेलेटो, जो भी आप लिखे, एक एग्जाम्पल देना है, तो वो एग्जाम्पल लिख दिया ऑक्जेलेटो, सूत्र भी लिख दें, अगर आता है तो लिख दे, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑक्जेलेटो सफिशिएंट है। निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था निकालें केंद्रीय धातु आयन की, तो यहाँ कोबाल्ट पे +3 आएगा, यहाँ Fe पे +2 आएगा, तथा उप सहसंयोजन संख्या कितने बंध बना रहे हैं, तो En 2 बंध बनाता है और 3 En जुड़े हैं, एक En 2 बंध बनाता है तो 3 En 6 बंध बना देंगे, तो उप सहसंयोजक संख्या 6 आ जाएगी। Cn 1 बंध बनाता है और 6 Cn जुड़े हैं तो ये भी 6 बंध बन जाएंगे, उप सहसंयोजन संख्या इसमें भी 6 आ जाएगी। तो देखा बच्चे आपने, प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 2020 के पेपर तक हम पहुंच चुके हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो पीछे, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की चिंता वाली बात नहीं है। मैंने आपको इतने पेपर दिखा दिए, 2025 तक हमने जाना है यार। चले आगे, क्या कहता है 2020 में जो पहला प्रश्न आया, उभयदंती लिगैंड की परिभाषा लिखिए। तो उभयदंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। फिर NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। तो NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था है 0। धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, सीधा ही लिख दे। फिर K3FeC2O4 की थाई संकुल का IUPAC नाम ये पड़ा, सेम टू सेम रिपीट होगा, देखो 2018 वाला किया है हमने। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर NiCl4-2 कितनी बार कर दिया, ये sp3 संकरण आएगा, ज्यामिति चतुष्फल क्या आएगी, चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय आएगा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, हो जाएगा। तो 2020 के क्वेश्चन आ गए। 2021 में कोरोना के कारण परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। 2022 में चतुष्फल के ज्यामिति दर्शाने वाला उपसहसंयोजन यौगिक है NiCO4। चतुष्फल के ज्यामिति जो शो करता है NiCO4, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। फिर समन्वय बहुफलक को परिभाषित कीजिए। तो धातु व लिगैंड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में आ जाते हैं। इसी ज्यामितीय व्यवस्था को ही समन्वय बहुफलक कहते हैं, जैसे अष्टफलकीय है, चतुष्फलकीय है ना, वो सारा आ जाएगा। K3AlC2O4 की थ्राइस, ये देख लें क्योंकि इसमें संक्रमण धातु नहीं लगाया है इसने।
K3Al C2O4 की थ्राइस, तो K हो गया पोटेशियम। अब ब्रैकेट में चलेंगे पीछे से आगे की ओर, तो 3 के लिए ट्राई ऑक्जेलेटो, Al को लिखेंगे एल्यूमिनेट, क्योंकि ब्रैकेट माइनस का है तो धातु के लास्ट में एट की आवाज आएगी, एल्यूमिनेट, और आवेश आएगा इस पे थर्ड। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो या पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो, आपकी बुक ट्रिस लिखती है क्योंकि वो कहती है द्वितंतुर लिगैंडों के आगे ट्रिस लगाना है, तो पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड या पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला चले, क्या कहता है, दो बड़े ब्रैकेट लग गए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब एक ही संकुल के अंदर दो बड़े ब्रैकेट लगे हुए आए हैं तो समन्वयी समावयवता या उपसंयोजन समावयवता है। और मैंने आपको बताया था इनमें लिगैंडों का आदान प्रदान हो जाता है, इसके लिगैंड इधर आ जाते हैं, इसके लिगैंड इधर आ जाते हैं। तो समन्वयी मंडलों में लिगैंडों के आदान प्रदान से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम लोग समन्वयी या उपसंयोजन समावयवता के नाम से जानते हैं। तो वो हो जाएगा। चलते आगे, क्या कहता है, 2023 के प्रश्न आ गए हैं। द्विदंतुर लिगैंड है, द्विदंतुर लिगैंड C2O4-2 एक द्विदंतुर लिगैंड है। PTH2 की ट्वाइस Br2 के ज्यामितीय समावयवों की ज्यामिति बनाकर इनका विन्यास लिखिए। तो विन्यास का क्या मतलब है बच्चे, यहां आप पहले PT जो होता है इसके संकुल वर्ग समतलिया होते हैं, PTH2O की ट्वाइस Br2, तो H2O की ट्वाइस मतलब 2 H2O जोड़ने हैं और 2 Br जोड़ देने हैं, तो इसका विन्यास है समपक्ष। ये समपक्ष विन्यास है, दोनों Br सेम साइड है। अब एक Br को यहां लगा दो और इस H2O को यहां लगा दो, स्थान बदल दो, Br मतलब अपोजिट साइड कर दो, ठीक है। तो एक Br यहां है और एक Br यहां है, ऐसे ही एक H2O यहां आ जाएगा, एक H2O यहां आ जाएगा, तो एक Br ये अपोजिट साइड हो गए, तो ये विपक्ष विन्यास हो गया, विपक्ष विन्यास। क्लियर? तो विन्यास का मतलब यही है, समपक्ष विन्यास और विपक्ष विन्यास, वहां कंफ्यूज मत होना। चले आगे, निम्न संकुलों के IUPAC नाम लिखिए। तो टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड आयन बताया था आपको, जिस पर आवेश हो उसके लास्ट में आयन लिखना है। टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड आयन, ब्रैकेट में पीछे से आगे की ओर, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, फिर हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन, आयन आएगा आयन, क्योंकि ब्रैकेट पे आवेश है। फेरेट क्यों बोला? क्योंकि ब्रैकेट नेगेटिव चार्ज है। तो हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड आयन, ठीक है, तो ये नाम हो जाएंगे। चले आगे, FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 2024 का पेपर है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। धातु कार्बोनिल यौगिक है तो ऑक्सीकरण अवस्था 0, दैट्स ऑल, ठीक है। आगे चलें, COCl3.5NH3 विलयन में अधिक्य AgNO3 में विलयन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मूलों की संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मैंने आपको बताया था कोबाल्ट के साथ 6 लिगैंड जोड़ते हैं, तो 5 तो अमोनिया जोड़ने ही जोड़ने हैं, अमोनिया ब्रैकेट के बाहर नहीं रहेंगे कभी। 5 अमोनिया और 1 Cl, तो 2 Cl ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, ये सूत्र बनेगा। COCl3.5NH3 दिया उसने, 5 अमोनिया ब्रैकेट के अंदर लेने ही लेने, तो CONH3 5, 1 Cl और आ गया, 6 लिगैंड पूरे कर दिए, 2 Cl ब्रैकेट के बाहर जाएंगे। अब AgNO3 आपने मिलाया है, तो आपको मैंने पहले भी बताया बच्चे कि जो Cl ब्रैकेट के बाहर रहेंगे वही क्रिया करेंगे, तो यहां 2 मोल AgCl बनेंगे, क्योंकि 2 Cl ब्रैकेट के बाहर है, तो 2 मोल AgCl, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, Fe उपस्थित होता है। अनुप्रयोग में हमने बखूबी डिस्कस किया था इसको, हीमोग्लोबिन में आयरन स्थित होता है। चले आगे, 2025 में क्या क्या पूछा गया इस चैप्टर से वो देख लेते हैं। खूब सारे प्रश्न फिर आ गया, देखो NiCN4-2, FeFe6-3, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलते आगे, ये भी सेम आगे देखो, FeCO5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, K3CrC2O5 का IUPAC नाम, तो ये
पोटेशियम ट्रिसोक्जेलेटोक्रोमेट, Cr को क्रोमेट बोला जाएगा। होमोलैप्टिक संकुल जिसमें सारे लिगेंड एक जैसे हों, तो ये डी ऑप्शन है होमोलैप्टिक संकुल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। फिर CrNH3 की थ्राइस, H2O की थ्राइस, Cl3 में Cr की ऑक्सीजन संख्या +3 आएगी, x मान के निकाल लोगे वो तो, नहीं तो सीधा ही देख लिया करो। ये -3 है, ये 0 है, ये 0 है, मतलब -3 जुड़े हैं, तो ये ब्रैकेट पर जो धातु है ब्रैकेट में वो +3 होगा, जितना माइनस उतना प्लस लेना होता है। तो Cl -3 है तो धातु +3 होगा, बस सोचने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये थे स्टूडेंट्स 2012 से लेकर 2025 तक के प्रश्न जो हमने आगे रखे आपके